नौजवानों को हुआ रजिस्ट्रेशन, लोगों को नौकरी देने का। केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ स्कीम का ऐलान भी किया गया और इसके तहत 17.5 से लेकर के 21, आपको बता दें कि 21 वर्ष की आयु के युवाओं को सेना में 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा के लिए शामिल किया जाएगा। हालांकि इस साल, अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल सरकार ने उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। शुरुआत में इस योजना को लेकर युवाओं में गलतफहमी थी, उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन अब सब कुछ ठीक चल रहा है। युवा भी जो गलतफहमी का शिकार थे, अब युवाओं को भी ये योजना समझ आ गई है, वो इसका दिल खोलकर स्वागत भी कर रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज बड़े स्तर पर सत्याग्रह शुरू किया है और कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इस योजना को वापस कराकर ही दम लेंगे। लेकिन सेना और सरकार दोनों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस योजना को रोल बैक करने का हमारा ना कोई इरादा है और ना हम करने वाले हैं, क्योंकि ये योजना देश हित में है, युवाओं के हित में है, सेना के हित में है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश में बेरोजगारी की दर कम करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया और वो फैसला था 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का। केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया। इसके तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को सेना में 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा के लिए शामिल किया जाएगा। हालांकि इस साल सरकार ने उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। शुरुआत में इस योजना को लेकर युवाओं में गलतफहमी थी, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। जैसे जैसे युवाओं को ये स्कीम समझ आई, युवाओं ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। हालांकि विपक्षी दल अभी भी इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस ने इस योजना को लेकर सत्याग्रह शुरू किया। हरियाणा के कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। तो रेगुलर परमानेंट भर्ती क्यों नहीं करते? करो, बात है। सर, आप लोग आरोप लगाते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके अनुसार? फौज की संख्या बढ़ेगी, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी। ये खिलवाड़ फौज के साथ में होगी। ये जो है फौज को अग्निपथ योजना का हम पूर्णतः विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि योजना वापस ले। और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। हम देश की फौज को कमजोर होने के, अगर किसी भी कदम से कोई कमजोर होने की बात आती है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। देश की फौज को कमजोर हम नहीं होने देंगे। वह बीजेपी की ओर से योजना के फायदे लगातार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से हो रहे विरोध पर भी बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। ओवरऑल कोई चिंता नहीं है, सब ठीक है। कारण क्या है कि आज युवा ये चाहता है कि मेरी नौकरी स्थायित्व मिलना चाहिए। केवल विरोध तो इतना ही है कि उनकी 4 साल की नौकरी के बाद वो क्या करेंगे, और तो कोई विरोध नहीं है। आर्मी में तो लोग पहले भी जाते थे, अब भी जाएंगे, लेकिन एक अस्थिरता ना बने कि जो युवक 21 साल की आयु में या उससे कम आयु में आर्मी की एक स्कीम के अंदर जाता है, वहां उसको 4 साल के बाद अगर वापस लौटना पड़ा, 25% तो सरकार ने भी कह दिया कि उसमें सिलेक्शन करेंगे, 25% तो सही होंगे, लेकिन 75% अगर वापस आते हैं तो मेरा कहना है कि वो अपना कोई ना कोई चीज साथ लेकर के आ रहे हैं। वो जैसे गए थे वैसे नहीं आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, मन में एक विचार अच्छा लेकर के आ रहे हैं, कुछ 12-15 लाख रुपए की राशि साथ लेकर के आ रहे हैं। इसलिए एक अच्छी योजना है। इससे ज्यादा अगर संख्या बढ़ भी जाएगी तो भी वापस लौटने वालों को अच्छा नागरिक बन करके समाज में रहने का एक लाभ समाज को भी होगा, उन लोगों को भी होगा। ये तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। नौजवानों को अच्छे अवसर देना, उनको उनके भविष्य को अनुशासित करना, उनके मन के अंदर कौशल का विकास करना, देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाना और आने वाले जीवन में उनके लक्ष्यों की प्राप्त करने में सहायता देने के लिए योजना आई है और अब योजना पे कार्रवाई भी शुरू है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और सेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि योजना देश हित में है और इसीलिए इसे रोल बैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया है। अब तक अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए करीब 57,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
तो चलिए आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है। चर्चा में कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप नरूला जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रवीण अत्रे साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से बजरंग दास गर्ग जी अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बजरंग दास जी, मैं आपके पास आते हुए, भाई किस बात का सत्याग्रह आप कर रहे हैं? युवाओं के लिए योजना लाई गई है, युवाओं को गलतफहमी थी, युवा इसको ठीक से समझ पाए थे। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा विरोध इसको लेकर हुआ, लेकिन अब तो किसी तरह का कोई विरोध नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। किस बात का सत्याग्रह? शर्मा जी, आप कह रहे हो या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कोई विरोध नहीं। या विरोध नहीं है तो युवा सड़कों पे क्यों है? क्यों शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं? क्यों युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है? क्यों युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? और सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, उनको फौज में जगह नहीं मिलेगी। देखिए, हम कोई सरकार की अच्छी योजनाओं के विरोध में नहीं है, मगर सरकार गलत कोई योजना लाए, गलत फैसला करे तो हमारा धर्म बनता विपक्ष का हम उस समस्या का समाधान के लिए जनता तक अपनी बात पहुंचाएं, सरकार तक बात पहुंचाएं। जैसे कि 4 साल के लिए आपका चैनल भी दिखा था और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, 4 साल के लिए फौज में नौकरी का सिस्टम बनाया है जी। और वहां से कुछ ना कुछ युवा सीख के आएगा। 25% नौकरी खेलेंगे और 75% जो युवा होंगे वो जनता के बीच में धक्का खाने के लिए छोड़ देंगे। धक्के खाओ, नौकरी लो। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी एक सीनियर नेता ने कहा था, विजय वर्गीय का बयान आया था, जो बाहर 4 साल के बाद जो फौज से निकाले जाएंगे उनको हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नौकरी देंगे। और जो सरकार के चेहते जो उद्योगपति उनका भी बयान। बजरंग दास जी, जो युवाओं को गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। 57,000 से ज्यादा ऐसे युवा हैं जो अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अपना। और अगर शर्मा जी, अगर उनको इससे किसी तरह की कोई दिक्कत होती तो रजिस्ट्रेशन क्यों कराते? अब तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है और किसी को किसी दिक्कत नहीं है। जी, कांग्रेस को तो दिक्कत इस बात क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है, क्योंकि आपको अपनी राजनीति करनी है। देश का युवा बर्बाद ना हो, किसान बर्बाद ना हो। यहाँ तो देश का 57,000 युवा है क्या? 57,000 आदमी ने फार्म भर दिए तो आपका उद्देश्य मतलब ये होया 57,000 युवा बेरोजगार है। मोदी साहब ने घोषणा की चुनाव के समय, मतलब 2.5 साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, वो जुमला सिद्ध हुआ। इन्होंने क्या करा, नोटबंदी करके पूरे देश की जनता को लाइन में लगा दिया, फिर जीएसटी लगाकर व्यापार में उद्योग बर्बाद। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बजरंग जी मैं आऊंगा आपके पास। अत्रे साहब मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं क्या अत्रे साहब? आप अत्रे साहब सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? अग्निपथ योजना ला के युवा बर्बाद। एक मिनट सर, आता हूँ मैं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। अत्रे साहब आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? बहुत कम आ रही है अमित जी, बहुत कम आवाज मिल रही है। चलिए इसको सही कराते हैं सर, आपको आवाज मेरी तेज भी आएगी, लेकिन मेरा सवाल, अगर आप सुन पाने की स्थिति में है तो मैं सवाल करूं आपसे। हाँ जी पूछिए। मेरा सीधा सवाल आपसे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि युवाओं को तो आपने समझा लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अभी भी आप समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए ऐसा है अमित जी कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक विरोध पे उतर आई है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा अमित भाई। पिछले 8 साल से अगर आप देखेंगे, जब भी मोदी सरकार ने देश हित में कोई काम किया है कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। आप याद कीजिए, जब धारा 370 हटाई गई पूरे देश में प्रशंसा हुई, लेकिन राहुल गांधी जी के बयान याद कर लीजिए, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। जब राम मंदिर निर्माण की बात आई तो यही कांग्रेस, इनके कपिल सिब्बल साहब तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहने चले गए कि साहब इस मामले को अभी मत सुनिए, इसको लटका दीजिए। जिस वक्त हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, यही कांग्रेस थी जिसने उसके ऊपर सवाल खड़े किए। जब एयर स्ट्राइक हुई तो यही लोग थे जिन्होंने सबूत मांगे। और जब कोरोना की वैक्सीन आई तब भी यही लोग थे जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन पे सवाल खड़े किए, उसका विरोध किया। और तो और छोड़िए, जब गलवान घाटी में हमारी सेना चाइना की सेना से लड़ रही थी तो यही कांग्रेस थी
यही राहुल गांधी थे जो चीन के राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे। तो कांग्रेस वैचारिक रूप से राजनीतिक रूप की वैचारिकता में शून्य के ऊपर चली गई है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे तो समझ में आता है, कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करे समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पिछले 8 साल में विरोध में इतनी अंधी हो गई कि वो देश के विरोध में खड़ी हो गई, वो सेना के विरोध में आके खड़ी हो गई। अभी यहाँ पे बजरंग जी कहते थे गलत बात। अब कांग्रेस को यही समझ नहीं आ रहा, आपने भी क्लियर किया कि शुरुआत में युवाओं को कुछ आशंकाएं थी, लेकिन जैसे जैसे आप जैसे मंच से उन आशंकाओं का निवारण किया गया, युवाओं को बात समझ में आ गई। लेकिन आज युवा सड़क पे नहीं है। आज सड़क पे कौन है? कांग्रेस। आज सड़क पे कौन है? उदय भान जी। आज सड़क पे कौन है? दीपेंद्र हुड्डा। मैं सुन रहा था, दीपेंद्र हुड्डा एक बड़ी गजब बात कह रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि साहब ये योजना तो देश के हित में है, ना ही सेना के हित में है। देखिए ये निर्णय कौन कर रहा है? दीपेंद्र हुड्डा। जबकि सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष बाकायदा मीडिया में इसकी चर्चा कर चुके हैं। सेना की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया है। मतलब सेना जो बोल रही है वो गलत, लेकिन छोटे हुड्डा साहब जो बोल रहे हैं वो सही। कितनी हैरानी की बात है। अभी यहाँ पे एक बात और, ये कह रहे थे कि साहब देखिए सरकार ने कह दिया है कि युवाओं को हम नौकरी नहीं देंगे। सरकार ने ये कहा, बाकायदा सेना ने कहा, सरकार ने भी नहीं, कि जो युवा तोड़फोड़ करेंगे, देश की संपत्ति को आग लगाएंगे, वो सेना के काबिल नहीं है। क्योंकि सेना का तो आधार ही अनुशासन है, और जो युवा अनुशासन में नहीं रह सकता, सेना उसको नौकरी में नहीं लेगी। ये सेना ने कहा था, और ये योजना भी सेना के लिए है। सेना योजना लेके आती है। मैं हैरान इस बात पे हूं कि पूरी कांग्रेस केवल अपनी इस विचार शून्यता की वजह से लगातार रसातल में जा रही है। पिछले 8 साल में देख लीजिए, जब भी इन्होंने विरोध किया, ये विरोध करते करते देश विरोध में आके खड़े हो गए। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस लगभग हर प्रदेश में खत्म होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि आपको इसका फायदा मिला। ठीक है साहब, लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे क्या आप? प्रदीप नरूरा जी आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है अमित जी, बोलिए। जी प्रदीप जी, ये जो विरोध हो रहा है इसका, कांग्रेस पार्टी जो सत्याग्रह कर रही है, भाई पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आपको क्या लग रहा है? वाकई में आपको ऐसा लगता है कि इस पर वाकई में कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है, या विरोध की कोई वजह है? देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब लगने लगा है कि सत्याग्रह से ही आगे की सत्ता का रास्ता पाया जा सकता है। अभी ईडी के दफ्तर के बाहर भी ये लोग सत्याग्रह कर रहे थे, और अब फिर उन्होंने जब वो पूछताछ बंद हो गई तो अब ये सत्याग्रह, क्योंकि ये योजना आज से शुरू नहीं हुई, काफी दिन हो गए इसको जी। तो सत्याग्रह उसके बाद जब इनको मौका मिला तो इस पे सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मुझे कहीं मीडिया के माध्यम से पता लगा कि इस योजना पर 30 साल पहले से विचार चल रहा था, और 30 साल पहले तो मेरे ख्याल से बीजेपी नहीं थी। तो कांग्रेसियों को एक बार आत्ममंथन भी करना चाहिए कि सेना में अगर इस योजना पे उनके काल से विचार चल रहा था तो उसको बिल्कुल इस तरह से विरोध नहीं करना चाहिए था। पहले पूरी बात जान लेते, उसके बाद शायद कहीं विरोध में कोई ऐसे पॉइंट्स आते। ये ठीक है कि विपक्ष का काम है कि कुछ ऐसी बातों को जो उनको लगता है कि जो समाज के हित में नहीं है या युवाओं के हित में नहीं है, आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो कभी कभी सत्ता पक्ष से कुछ हो जाता है। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, लेकिन पहले अगर चीजों को जांच परख लिया जाए और उनको तरीके से उनमें से वाकई कमियां निकाल ली जाए। कुछ अब देखिए, कुछ चीजें थी जो बाद में सत्ता पक्ष को माननी पड़ी, सरकार को माननी पड़ी, सेना को भी उसमें सामने आना पड़ा, और उन्होंने वो बातें क्लियर की। हालांकि कुछ स्टेट्स ने ये आगे आकर बढ़कर ये कहा भी कि जो 75% युवा आएंगे उनको हम प्राथमिकता देंगे। ये बातें पहले नहीं थी, विरोध के बाद ही शुरू हुई हैं। ये बात ठीक है, लेकिन कम से कम मेरी सलाह ये है कांग्रेस के लिए कि पहले इस योजना की जांच पूरी कर ली जाती, उसमें से ऐसे फैक्ट्स निकाल लिए जाते जो वाकई युवाओं के लिए हितकर नहीं थे, तब जाकर ये चीजें करनी चाहिए थी। आप अगर किसी भी चीज को आंख मीच के एक राजनीतिक विरोध की तरह विरोध करेंगे तो निस्संदेह आपको नुकसान होगा। प्रदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय साहब आ रहा हूं मैं आपके पास भी, आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं।
हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। आपका भी स्वागत है सर। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस योजना को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध किया जा रहा है, कुछ युवा भी हमने देखे जो गलतफहमी का शिकार हुए, उन्होंने भी इसका विरोध किया, लेकिन अब सब आ चुके हैं लाइन पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी इसका विरोध कर रही है। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विरोध की कोई वजह आपको भी इसमें क्या नजर आती है, और अगर नहीं है तो किस तरीके से देश के हित में, किस तरीके से सेना के हित में, किस तरीके से युवाओं के हित में ये योजना है, बताइए सर। देखिए, मुझे लगता है कि इस योजना का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनके अंदर इस योजना से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन की कमी है, मिस इन्फॉर्मेशन जो एक तरह से फैलाई गई है, अफवाहें फैलाई गई हैं, उसकी वजह से ये जो विरोध किया गया। लेकिन जैसे जैसे अब युवाओं को इस बात का एहसास हो रहा है कि ये योजना उनके हित में है और इनके कैरियर के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है, जब वो अपने कैरियर की शुरुआत ही करने जा रहे हैं उसी समय ही उन्हें एक इतना बड़ा अवसर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और अब जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया भी कि युवाओं को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि ये योजना उनके हित में है, इसी वजह से उनके द्वारा विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन किसी एक पार्टी के द्वारा या कुछ पार्टीज के द्वारा अगर इसका विरोध किया जाता है तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। रक्षा के जो मामले हैं, सुरक्षा के जो मामले हैं, इसके ऊपर राजनीति न की जाए तो ही ये देश के लिए बेहतर होगा। और ये राजनीतिक दलों को समझना होगा कि इस योजना के क्या लाभ हैं, क्या और इस योजना से भारत के युवाओं को कितना बड़ा अवसर मिल रहा है। जाहिर है कि 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की जो आयु है और जो युवा कोरोना के पैंडेमिक की वजह से कहीं पिछड़ गए, उन्हें फिर से अवसर दिया गया है, तो 23 वर्ष तक की जो युवा हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा ये भी है कि ये एक भारत की जो सेना है, भारत की जो मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये एक वॉलंटरी फोर्स है और इसमें अन्य कई अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जैसे कि इजराइल, साउथ कोरिया या विश्व के अन्य अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है। कोई भी युवा वहां पर मिलिट्री सर्विस को डिनाई नहीं कर सकता, उसे सेना में जाना ही होगा, उसे कुछ सर्विस देनी ही होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये जो कंस्क्रिप्शन का मॉडल नहीं है, एक वॉलंटरी जो मॉडल है जिसमें कि भारत के युवा अपनी राष्ट्र सेवा के लिए अगर वो सेना में जाना चाहते हैं तो उनको स्वेच्छा से जा सकते हैं। तो ये जो उनको अवसर दिया है भारत सरकार ने कि जो भी ऐसे युवा जो कि राष्ट्र की सुरक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक बड़ा अवसर है। साथ ही साथ जो उनको डिविडेंड्स मिलने जा रहे हैं, जो उनके कैरियर का लाभ होने जा रहा है, जब ये 4 वर्ष की सर्विस कंप्लीट करेंगे तो उसमें से 25% ऐसे युवा होंगे कि जिनको कि आगे भी कमीशन दिया जाएगा, उन्हें आगे भी लंबे टेन्योर के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अवसर दिया जाएगा, उनकी कॉम्पिटेंसी ऐसी होगी। लेकिन जो युवा 4 वर्षों की अपने सेवा के कार्यकाल के बाद उससे बाहर आएंगे, उन्हें एक मुश्त राशि लगभग 12 लाख रुपए की राशि उनके हाथ में होगी। जब वो सेवा में होंगे तो उन्हें एक बहुत ही लुक्रेटिव सैलरी पैकेज उनके हाथ में होगा। यदि कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उनके परिवार को इंश्योरेंस मिलने जा रहा है, 1 करोड़ रुपए का लगभग इंश्योरेंस है। यदि कोई घायल हो जाता है तो लगभग 44 से 45 लाख रुपए उसे मिलेंगे। और जाहिर है कि जब वो अपने सेवा को 4 वर्ष के कंप्लीट कर लेते हैं और वो 75% युवा जब बाहर आएंगे तो उन्हें भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो भारत की पुलिस फोर्सेस हैं, उसमें वरीयता दी जाएगी। ये बात भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट की जा चुकी है। और इसी वजह से और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के युवाओं के लिए एक बेहद सुनहरा अवसर है जिसका कि उन्हें लाभ उठाना चाहिए, राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। और आगे आने वाले समय में जब ये अपनी 4 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर लेंगे तो अनेकों अवसर खुलेंगे, अनेकों अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी जिसमें कि उन्हें लाभ भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे और जाहिर है कि उनको समाज में सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाएगा। अग्निवीर के नाम से वो जाने जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, अग्निवीर वो कहलाएंगे। लेकिन अते साहब, आपके ऊपर आरोप यह लगाया जा रहा है कि आप ठेके प्रथा को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया सत्याग्रह को लेकर, जवाब दीजिएगा सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, बस बहुत छोटा सवाल है मेरा। राहुल गांधी का बयान सामने आया, हो सकता है आपने सुना भी हो, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह को लेकर ही बातें कही हैं जो कांग्रेस पार्टी को से किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप 50 साल के लिए एयरपोर्ट दे रहे हैं, दौलतवीर बना रहे हैं आप, लेकिन युवाओं को अगर आप भर्ती कर रहे हैं तो उनको अग्निवीर बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, जहां तक राहुल गांधी जी की बात सत्याग्रह से संबंधित है, उसके लिए तो प्रदीप नरूला जी ने बहुत बढ़िया बात कही है।
कि कांग्रेस सत्याग्रह के जरिए सत्ता पाने की एक ख्वाब देख रही है, लेकिन कांग्रेस ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस को सत्याग्रह किस विषय पे करना चाहिए और किस विषय पे नहीं करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कांग्रेस ने किन किन विषयों का विरोध किया। देश के हित में जो भी निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, जी आप बार बार इनको बुलवा रहे हो। नहीं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं दास जी, मैं आपको बुलवाऊंगा। सबसे ज्यादा इस शो के अंदर रोजाना आप ही बोलते हैं सर, पूरा मौका आपको मिलता है, किसी को बोलने भी नहीं देते, ऐसा मत करिए। शो नहीं है, सब आरोप मत लगाइए ना, आ रहा हूं आपके पास। एक जैसे अत्रे साहब बात पूरी करेंगे उसके बाद आपके पास चलो, जैसे समय खराब हो रहा है, जो राहुल जी ने बोला है, बोलिए आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस लगातार उद्योगपतियों का नाम इस सरकार से जोड़ के एक तरह का भ्रम, झूठ फैलाने की कोशिश करती है। और मुझे लगता है अब तो देश के सामने बहुत बड़ा सबूत आ गया अमित भाई। जिस तरह से परसों सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अंदर 2000 के अंदर जो 2002 में जो गोधरा कांड जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर जिस तरह की टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है, मुझे नहीं लगता कि देश के सामने उससे बड़ा कोई सबूत होगा इस कांग्रेसी मानसिकता के प्रति, कि किस तरह से इन कांग्रेसियों ने झूठ के सहारे एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की पूरे देश में कोशिश की, किस तरह से एक व्यक्ति के चरित्र को इन्होंने चरित्र हनन करने की कोशिश की लगातार 20 साल, और वही काम ये इस विषय पे भी कर रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हालांकि प्रदीप जी स्पष्ट कर चुके हैं कि 1989 में इस योजना पे विचार होना शुरू हुआ, कई कमेटियां इस योजना के ऊपर बनी, चाहे अरुण सिंह कमेटी की बात करें, कारगिल रिव्यू कमेटी की बात करें, और उन कमेटियों ने यह सिफारिश की। अभी श्रीवास्तव जी भी बता रहे थे कि देश के युवाओं को देश सेवा का अवसर मिलेगा। देखिए, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सेना कोई एकमात्र नौकरी का जरिया नहीं है, सेना राष्ट्र सेवा का जरिया है, लेकिन रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। अमित जी, राष्ट्र सेवा के साथ एक अर्निंग, एक कमाई, एक सैलरी, और उनके हाथ में 4 साल के बाद एक अच्छी अमाउंट होगी। और दूसरा, प्रदेश सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, सबने इस बात की बाकायदा घोषणा की है कि जो अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे उन्हें क्या, चाहे रिजर्व फोर्सेस की बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें, स्टेट पुलिस की बात करें, सब में उनको प्राथमिकता मिलेगी। ये सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर राहुल गांधी अनाप शनाप बयान दे, राहुल गांधी और कांग्रेस के मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, जो आपने सवाल पूछा कि गौतम अडानी, किस सन में गौतम अडानी को पोर्ट मिले थे गुजरात के अंदर, उस वक्त वहां पे किस पार्टी की सरकार थी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं। चिमन भाई पटेल वहां पे मुख्यमंत्री थे और इन्हीं मित्रों की सरकार थी। अभी भी 1,69,000 करोड़ रुपया राजस्थान, वो इन दोनों उद्योगपतियों को बुला रहा है। 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार ने गौतम अडानी को दे दी है, और ये उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। 1,69,00,000 की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। मतलब कांग्रेस का ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा है, जो लगातार झूठ बोलने की कोशिश है, चाहे वो हम अग्निपथ की बात करें, आप किसी के बारे में बात कर लीजिए, कोरोना में वैक्सीन के दौरान इन्होंने क्या किया था, लगातार वैक्सीन की आलोचना करते रहे, वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया और खुद चुपचाप जाके वैक्सीन लगवा भी लिया। ठीक है, तो एक ऐसी मानसिकता के लोग, ठीक है, जवाब नहीं लेते हैं, हिंदुस्तानी का नुकसान किसी साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत देर से आरोप लगा देंगे, तो मैं मौका नहीं दे रहा हूँ। 1 मिनट में आता हूँ सर आपके पास। गर्ग साहब बोलिए, आप जवाब दीजिए। अमित जी जब मैं बीच बोल रहा हूँ, मेरी अपील इनसे बीच में टोका कोई नहीं बोलेगा सर, कोई नहीं बोलेगा। क्यों कई सवाल इकट्ठे कर दिए उन्होंने, अलग अलग तीनों साथियों ने सवाल किए हैं। कांग्रेस पार्टी, बोलिए सर, बोलिए सर, 20 सेकंड खराब कर लिया आपने। अत्रे जी ने कहा जो कांग्रेस पार्टी जो है देशद्रोही काम कर रही है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, देश के विकास, देश की आजादी के अंदर सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है वो कांग्रेस पार्टी की है। और जो कहते हैं, जो आज जो मोदी साहब सामान बेच रहे हैं, जो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, या LIC बेच रहे हैं, ये इनकी बनाई नहीं, जिस देश की हमारी बनाई थी जो आप लोग बेच रहे हो। और जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, उस देश में जहाज उड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये लोग तो वो लोग हैं महात्मा गांधी जी को गाल बकते हैं। आप सुन लीजिए, उनको आवाज नहीं आ रही आपकी। अत्रे साहब सुन लो उनको, आप सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए पहले। अत्रे जी मैं लौटूंगा आपके पास, अब उनको बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी सरकार में 39 और स्पष्टीकरण कौन दे रहा है? 3 सेना के प्रमुख
आज तक देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सेना के प्रमुख सफाई देने के लिए, लोगों समझाने के लिए मीडिया के सामने आ रहे। डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे। जब ये सरकार फेल हो गई, सरकार की समझ में नहीं आया, ठीक है, एक सवाल मैं करना चाहता हूं सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है, आप ईमानदारी से बताइएगा, ये जो उपचुनाव हुआ है इसके पहले विरोध हुआ इसका, अग्निपथ योजना का, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, हिंसक विरोध भी हुआ, लेकिन ये जो उपचुनाव हुआ है ये इसके बाद हुआ है सर, रिजल्ट हम सबके सामने है। मुझे आप ये बात बताइए कि इतना ही अगर काम खराब कर रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या जो भी आरोप आप लगा रहे हैं, तो जनता का प्यार बार बार कैसे मिल रहा है? उपचुनाव के नतीजे आप देख लीजिए किसके पक्ष में, आपको समझ आ जाएगा। भाई वो जनता जब वोट करने जाती है तब वो ये बातें जो आप बता रहे हैं उसको समझ क्यों नहीं आ रही है? आप उनको समझा क्यों नहीं पा रहे? गंग साहब आप समझा क्यों नहीं पा रहे, बताइए ना आप मुझे। शर्मा जी, ना तो आप समझ पावे, ना आपका चैनल समझ पावे, सर कौन पावे। अब देखिए आप टारगेट करने लगे। आप सुन लो मेरी बात, अब आपके पास जवाब नहीं तो आप टारगेट कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए, आपको जवाब दे रहा हूँ, बोलिए। आप सुनना, मादा भी समझ रखो शर्मा जी। हाँ। जब मैं आपने सवाल किया है तो जवाब मैं दूंगा। हाँ, आपने जवाब देना तो मैंने सवाल किया है क्यों है? आप भी सवाल कर लेते, आप भी जवाब कर लेते। कोई नहीं, ये लोग बोलिए आप, तानाशाही सरकार मुझे पता है मेरे सवाल सुनेंगे आप, बोलिए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे बोलने तो देते नहीं, मुझे बोलने दो, आप सुन लो, फिर आप सवाल कर लेना। इन लोगों ने क्या कर रखा है? आप इनका ईडी का दबाव, सीबीआई का दबाव, लोकल जो प्रशासन है, पर्चे मुकदमे दर्ज करना दबाव, आपने किस प्रकार ने तोड़फोड़ शुरू कर रखी है, किस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार की गिरवाई, किस प्रकार महाराष्ट्र के लोगों को ठाके यहाँ तो जनता ने वोट किया है सर, उपचुनाव में जनता ने वोट किया है। वहाँ तो चलो हम बात मान लेते हैं आपकी थोड़ी देर के लिए कि वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई होगी, यहाँ तो जनता ने वोट किया है सर, यहाँ जनता को वोट करने का अधिकार था इस उपचुनाव में। मैं यही तो बता रहा हूँ। हाँ। आप सुन तो नहीं शर्मा जी, आप बोलने देते ही नहीं। जनता ने वोट दिया है, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं बोलने दे रहा, छोटा सा सवाल करता हूँ, चुप हो जाता हूँ। किसकी है? आज दबाव के अंदर, जनता दबाव के अंदर पूरी फंसी हुई है। और आपका चैनल ये कह रहा है कोई विरोध नहीं है युवा का, विरोध खत्म हो गया, कांग्रेस विरोध कर रही है। अच्छा, कांग्रेस क्यों विरोध? त्रिपुरा में और झारखंड में जो त्रिपुरा और झारखंड में जो 2 सीटें आपको मिली है, एक झारखंड में, त्रिपुरा में, वहाँ जनता ने दबाव में नहीं दिया वोट आपको। कैसी बातें आप करते हैं, कैसी बातें आप करते हैं? मतलब झारखंड में जो सीट आपने जीती है एक, त्रिपुरा में जो सीट आपने एक जीती है, वहाँ जनता ने दबाव में वोट नहीं किया, लेकिन जहां जहां बीजेपी जीती है वहाँ दबाव में वोट हुआ है। क्या कैसी बातें कर रहे हैं साहब, क्या हो गया आपको? गंग साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप तो इतने बड़े नेता है सर, राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं आप, कैसी बातें आप कर रहे हैं बच्चों वाली? युवा का कोई विरोध नहीं है। आज पूरा देश का युवा खास तौर पर हरियाणा में सड़कों पे है, आपको दिखता नहीं, सारे चैनल दिखा रहे हैं, आपका चैनल भी दिखा रहा है भी हाँ सड़कों पे है, फिर भी आप कहते हो युवा मान गए। अरे युवा मान गए, झगड़ा किस बात का? जब युवा ही मान गए झगड़ा किस बात का है? ठीक है, बिल्कुल गलत बात। गंग साहब मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मुझे पता आप क्या कहना चाह रहे हैं। गंग साहब ठीक है, ओके सर, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रदीप जी बोलिए, प्रदीप जी आपको हंसी क्यों आ रही है? गंग साहब की बात पर आपको हंसी क्यों आ रही है? रोजगार देंगे, दे दिया। अरे सब देंगे साहब, दे तो रहे भाई, 1.5 साल में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है, प्रोसेस शुरू हो चुका है सर, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अरे युवा रजिस्ट्रेशन करा तो रहे हैं। गंग साहब मैं लौटूंगा आपके पास। गंग साहब 700 किसान बोलने दीजिए ना दूसरे लोगों को। 700 किसान शहीद हो गए, 3 कृषि कानून लेके, तो वो हमने वापस लिए। कितनी बार चर्चा की उसके लिए? अब तो बिल वापस भी हो गए सर। गंग साहब ठीक है, प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी आप अगर आप इस बात का इंतजार करेंगे गंग साहब चुप होंगे, वो चुप नहीं होंगे, उनकी आदत है, वो बोलते रहेंगे जब तक आप नहीं बोलेंगे। आप बोलिए। आप ये नोट कर लेना, ये युवा जो अग्निपथ योजना सरकार देगा, हाँ ठीक है, सुन लीजिए ना सर। कीमत पर। अरे सर ठीक है गंग साहब, और भी लोग हैं पैनल में सर, सबको मौका देना होगा मुझे। धक्के से बना लो, किसी चैनल पर झूठी आंख उड़वा लो भी, हाँ कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस युवा के साथ है, कांग्रेस किसानों के साथ। अरे अब तो युवा चुप है सर, अब युवा चुप है, लेकिन अब कांग्रेस युवा शांत है, कांग्रेस अशांत है अभी। अब तो ऐसा दिख रहा है युवा शांत हो चुके हैं, कांग्रेस अभी भी अशांत है, सत्याग्रह कर रहे हैं आप। ठीक है, वो बात नहीं कही बेरोजगारी। गंग साहब मुझे ऑडियो आपको डाउन करवाना पड़ेगा सर, मैं चाहता नहीं ऐसा सर, एक एक करके सबका मौका आने चाहिए, सबकी बारी आनी चाहिए।
शर्मा जी और अरे संजीव जी से एक ही सवाल हुआ है सर, मुझे संजीव जी के पास जाना। एक मिनट गल साहब, एक मिनट पानी पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए। हाँ प्रदीप जी बोलिए, प्रदीप जी बोलिए। मेरे कांग्रेसी मित्र बजरंग दास जी कह रहे थे, आज मैं सत्याग्रह में कांग्रेस के सभी नेताओं के बयान सुन रहा था, तो वो एक नेता का बयान इनके दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि हमने जिस तरह से किसान बिल को वापस करवाया है, उसी तरीके से इस अध्यादेश को भी, अग्निवीरों के अध्यादेश को भी वापस करवाएंगे। ये वही कांग्रेसी नेता हैं जो किसान आंदोलन में ये कहते थे कि आंदोलन किसानों का है, हमने सिर्फ समर्थन दिया है। ये कल को शर्मा जी ये विश्लेषक है, ये पार्टी है। शर्मा जी से ये पूछो, ये जो मतलब भाजपा का ये मतलब सौखी बन के बात कर रहे हैं। अब सुन लीजिए सर, ये तो आप ऐसे बहस कर रहे हो कि आप भारतीय जनता पार्टी के फैक्ट पे रहना चाहिए। आंदोलन वो कर रहे हैं। अरे कभी कभी सच्ची बातें कड़वी लगती हैं साहब, मैं जानता हूँ उसको। आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए उनको, अरे बोलने दीजिए उनको। अभी तो पूरी बात उन्होंने रखी नहीं, आप पहले से बोलने लगे। अरे सर बोलने दीजिए, एक मिनट। अत्रे साहब एक मिनट सर, ये कुछ मत बताइए ना। पानी पी लो, पानी पी लो। अरे सर एक सार्थक चर्चा हम करना चाहते हैं। बजरंग जी बीपी बढ़ जाएगा, पानी पी लो प्रभु, पानी पियो। चलिए प्रदीप जी बोलिए, प्रदीप जी बोलिए। नहीं बीपी बढ़ जाएगा, पी लो पानी, पी लो थोड़ा सा। आपके दो साथी विधायक है ना, आप कहते हैं बजरंग जी थोड़ा पानी पी लो, बीपी बढ़ जाएगा। बजरंग जी झूठ के पैर नहीं हुआ करते, पानी। अरे सर आप है ना बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, अरे बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए है ना सर आप, इसलिए तो बिठाया आपको ताकि आप भी अपना पक्ष रखें। करेंगे ठीक है, एक मिनट। सही काम सरकार करेगी, उसके हक में बजरंग दास जी आगे जो आपको समय में देने वाला हूँ उसको काट दूंगा मैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो। मैं आगे आपको समय दूंगा, अगर आप ऐसे ही करेंगे, बीच में किसी के बोलेंगे। शर्मा जी मैं विरोध करूंगा बीच में, अगर ये पार्टीबाजी पर पड़ेंगे। आपकी बारी आएगी गर्ग साहब, आपकी बारी आएगी, अपनी बारी में बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, लेकिन दूसरे की बारी में मत बोलिएगा। प्रदीप अत्रे साहब एक मिनट, अत्रे साहब, अरे एक तो चुप कर रहा हूँ, एक दूसरा बोल रहा है। अरे सर एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना भूल के देश का विरोध करना शुरू करना, आप ऐसा करेंगे। प्रदीप जी ये लड़ते रहेंगे आपस में, आप बोलिए। अत्रे साहब एक मिनट, अत्रे साहब आप ऐसे डिबेट नहीं करते अत्रे साहब। अत्रे साहब ये तरीका नहीं है आपका डिबेट करने का, मुझे पता है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है गर्ग साहब से सीख रहे हैं आप। एक मिनट। अरे सर ये सेना का विरोध आपने किया, पे सवाल आपने किए, पे आपने सवाल किए, सेना से आप सबूत मांगते रहे, गलवान के अंदर हमारे सैनिक लड़ते रहे और आप चाइना के एम्बेसडर के साथ विरोध करते रहे। ये तो आपकी सच्चाई है, जनता को पता लगेगा ये सच। जैसे जैसे जनता को आपकी सच्चाई पता लगेगी, जनता आपको साइडलाइन ऐसे ही करती जाएगी। पता लगने दो ये जनता को, जनता भी बोलते हैं, किसी भी बोलने नहीं देते। चुनाव में होता नहीं है, एक ही लाइन को बार-बार रिपीट करते। ठीक है सर, हो गया। अरे सर मैंने अब आपको दोनों को समय भी दे दिया आपस में लड़ने का सर। अत्रे साहब एक मिनट, अत्रे साहब आप चुप हो जाइए। गर्ग साहब ये बस कह रहा हूँ आएंगे सर, आएंगे। ऐसा है, उनको पानी पिलाओ, इनका बीपी बढ़ रहा है। अरे अत्रे साहब लेकिन आप उनको पानी पीने नहीं दे रहे हैं ना, आप भी बात ऐसी कर देते, वो पानी पीने की कोशिश कर रहे थे, आपने कहाँ पानी पीने दिया उनको। प्रदीप जी बोलिए, प्रदीप जी आप बोलिए, प्रदीप जी बोलिए। जी मैं यही कहना चाह रहा था, बजरंग दास जी ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा आप पहले ये तय कर लीजिए कि आप सत्याग्रह आप कर रहे हैं या युवाओं के सत्याग्रह को आपने समर्थन दिया। मेरी बात उन्होंने पूरी सुनी नहीं और मुझे भी बीजेपी का साथी बना दिया। अमित जी आप ऐसा मत किया करो, आप नहीं, अब वो पानी पीने में व्यस्त है, वो नहीं बोलेंगे बीच में, आप बोलिए, अब अपनी बात पूरी कर सकते हैं, मौका है आपके पास। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी अपने उसमें कहा था कि विपक्ष का काम है कि सरकार की उन नीतियों का विरोध करें जो जनता के हित में ना हो। और मैंने ये तो सलाह दी थी कांग्रेस को कि कम से कम ऐसे पॉइंट खोज लेने चाहिए थे, ऐसे जांच कर लेनी चाहिए थी, बिना आंख नीचे विरोध नहीं करना चाहिए था कि वाकई जिनमें लोगों का या युवाओं को फायदा न हो रहा हो। तो अगर वो पता नहीं उनको मेरी बात ये अच्छी नहीं लगी कि वो
मेरा कहने का मतलब ये था कि आप विरोध के लिए विरोध ना करें, सिर्फ विरोध के लिए विरोध, हर योजना का विरोध ना करें। उसमें से ऐसे कुछ तथ्य खोज लिए जाते जो शायद आपकी भी सार्थकता बढ़ती और आपको भी उससे फायदा पहुंचता। लेकिन चलिए, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आपने ऐसे ही फायदा लेना है, सत्याग्रह से लेना है, तो चलो, वो तो जनता ने, संजीव जी जनता ने तय करना है। प्रदीप जी आऊंगा, मैं आपके पास लौटूंगा, आपके पास समय बचेगा। संजीव जी, जो शंका है, अब जितनी भी शंकाएं थी वो धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। युवा किस तरीके से सड़कों पर थे जब ये योजना आई, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि युवा बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी भी अगर किसी तरह की कोई शंका है तो उस शंका को किस तरीके से सेना दूर करने का काम कर रही है। हमने देखा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने आए, एक एक करके उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, जो भी शंकाएं थी उनके भी बाकायदा जवाब दिए। उसके बावजूद भी इस तरीके से इसका विरोध करना, मैं तो कहूँगा जो राजनीतिक विरोध हो रहा है, ये ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जैसा कि मैंने कहा कि जो रक्षा के मामले हैं, सुरक्षा के मामले हैं, ये जाहिर है पूरे राष्ट्र के लिए एक बेहद संवेदनशील जो विषय होते हैं और इन विषयों पर एक सकारात्मक तरीके से सभी पक्षों को विचार करना चाहिए और जो राष्ट्र के हित में सर्वश्रेष्ठ है उसके लिए कार्य करना चाहिए। इसके ऊपर राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है और जाहिर है कि भारत में के संविधान में इसका अधिकार दिया गया है, ये मूल अधिकारों में शामिल है। लेकिन जहां तक अभिव्यक्ति के जो है अधिकार की बात है, उसमें एक जिम्मेदारी होनी चाहिए और विशेष रूप से जो राजनीतिक दल हैं जो कि पूरे राष्ट्र को चलाने वाली जो संस्थाओं में एक होते हैं, जो भी विपक्षी दल हैं उनका भी एक स्थान होता है राजनीतिक व्यवस्था में, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो राष्ट्र हित के और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के विषयों पर किसी तरीके की राजनीति में न जाएं और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में राष्ट्र के युवाओं के लिए जो सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है उसके लिए अपना सकारात्मक सहयोग दें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत के युवा हैं इस अग्निवीर योजना के जो लाभ हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको वो आप समझ रहे हैं और इसी वजह से बड़ी संख्या में युवाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उनके अंदर उत्साह देखा जा रहा है और आने वाले समय में वो भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में शामिल होकर के राष्ट्र के लिए अपना योगदान देंगे और साथ ही साथ उन्हें जो है आर्थिक लाभ भी होगा, उनको कैरियर, उनका जो कैरियर है वो आगे और अधिक बेहतर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके ऊपर डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, किसी तरह अफवाहें फैलाना या राजनीति करना मुझे लगता है कि कहीं से भी उचित नहीं है और ऐसा करने से राजनीतिक दलों को बचना होगा। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि चट ज्वाइनिंग और पट रिटायरमेंट वाली ये जो प्रथा एक चलाने की कोशिश की है, इससे सेना को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसमें सच्चाई है क्या? देखिए, एक बात मैं और भी कहना चाहता था कि ये जो योजना लाई गई है उससे सेना को भी बड़ा लाभ होने जा रहा है। आप जानते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा है या भारत का जो डिफेंस है उसके ऊपर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ चाइना का लगातार दबाव हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार चैलेंजिंग सिचुएशंस पैदा की जाती हैं। अफगानिस्तान में भी आपने देखा तालिबान ने एक सत्ता का टेक ओवर कर लिया है। तो भारत का जो रीजनल स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट है वो आने वाले समय में चैलेंजिंग होता जा रहा है और भारत को अपनी जो मिलिट्री है उसमें युवा शक्ति की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत के युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर भारतीय सेना को इस बात की आवश्यकता है कि वो अपने पूरे पोस्चर को यंग स्वरूप दे और युवा शक्ति से भरे, तो युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना बढ़ चढ़ के योगदान दें। और मुझे लगता है कि भारत के युवा इस बात को समझ रहे हैं और जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है उनके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि वो एक नौकरी करने जा रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर ये भी भावना है कि वो इस माध्यम से भारत की सेवा कर पाएंगे, भारत राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। ये भी भावनाएं बहुत सारे युवाओं में हैं। और जाहिर है कि जब भी कोई युवा सेना में जाता है तो उसके अंदर एक जज्बा भी होता है, राष्ट्र सेवा का जज्बा भी होता है। तो मुझे लगता है कि भारत की जो सेना के अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि भारत की अपनी जो सेना है उसको एक युवा शक्ति से लवरेज करना है और इस विचार को भी ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई है।
और जैसा कि मैंने कहा कि जो युवाओं को इसका बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, भारत की सेना को तो लाभ मिलेगा ही, चाहे आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स हो। जब ये युवा अपनी 4 वर्षों की सेवा कर लेंगे तो उसमें 25% ऐसे युवा होंगे, ऐसे लोग होंगे जो कि सेना में लंबे समय तक के लिए उनको रिक्रूट कर लिया जाएगा। जो शेष 75% की लगभग की जो संख्या होगी, उन्हें भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और अनेक राज्य सरकारों के द्वारा भी अनेक इस बात की घोषणाएं की जा रही हैं कि उन्हें जो वहां की नौकरियां होंगी उसमें वरीयता दी जाएगी और उनके कैरियर का ध्यान रखा जाएगा और उनको एक मुश्त राशि भी मिलेगी सेवा निधि के तौर पे। तो मुझे लगता है कि हर तरीके से अगर देखें तो ये भारत की युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। और अंत में जो मैं बात फिर से अपनी रिपीट करूंगा कि भारत का जो पूरा जो मिलिट्री का जो मॉडल है वो कंस्क्रिप्शन मॉडल नहीं है, वो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस नहीं है। और भारत एक वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस का जो सिस्टम भारत ने बनाया है और उसमें युवाओं को किसी भी तरीके से दबाव में नहीं डाला जाता कि वो इसके लिए करें ही करें। और जैसा कि अनेक राष्ट्रों में, इजराइल, साउथ कोरिया जैसे राष्ट्रों में इस तरह की और अनेक राष्ट्रों में इस तरह के मॉडल हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, सुनहरा अवसर है अपने कैरियर को बनाने का, राष्ट्र की सेवा को करने का और आर्थिक लाभ भी उठाने का। मुझे लगता है कि एक बड़ा सुनहरा अवसर है, इसका लाभ उन्हें उठाना चाहिए। जी, लेकिन गर्ग साहब ये बात तो देखिए सही है कि कोई भी नई योजना अगर आती है, कोई भी अगर आप घर में भी अपना कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें कुछ अड़चने आती हैं, कुछ हर्डल्स उसमें आते हैं। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर कुछ नया हो रहा है, भाई जरूरी थोड़ी है कि अब पुराने ढर्रे पर चलते रहें। अगर किसी नई परंपरा की कोई शुरुआत हो रही है, शुरुआत में हो सकता है उसमें दिक्कतें आए और अभी तो वो अभी लागू हुई है। अभी तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं वो हमें किसी को नहीं पता है। लेकिन पहले से ही इस बात की आशंका जता लेना, शंकाओं को जन्म देना, उसको लेकर तरह तरह की बातें करना, विरोध प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, ये ठीक है क्या? शर्मा जी, अग्निपथ योजना लाने से पहले सरकार को इस पे बातचीत करनी चाहिए थी। ना तो किसी युवा संगठनों से बातचीत की, ना प्रपोजल बताई गई, अपने हिसाब से लागू कर दी गई। लोगों ने जब विरोध किया भी 4 साल के लिए है, युवा सड़कों पे आए। कांग्रेस पार्टी तो बाद में समर्थन में आई है। कांग्रेस पार्टी का तो मुद्दा नहीं, मुद्दा तो युवाओं का है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस देश के अंदर कोई भी कानून बनना है, शर्मा जी मेरे सवाल तो सुनिए सर। आप बोलिएगा सर, पूरा मैं गर्ग साहब पूरा मौका दूंगा आपको, लेकिन मुझे काउंटर सवाल करने का तो अधिकार है सर। गर्ग साहब, मुझे काउंटर सवाल करने का अधिकार है और ऐसा नहीं मैं सिर्फ आप ही से काउंटर सवाल कर रहा हूँ, मैं सबसे कर रहा हूँ। पैनल में जितने भी लोग हैं उनसे अगर मेरी बात तो सुनिए। मेरा ये कहने का मतलब ये, आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है, अगर किसानों के लिए कोई कानून बनना है तो पहले किसानों से बात करें, युवाओं के लिए कोई कानून बनना है तो युवाओं से बात करें, महिलाओं के लिए कोई कानून बनना है तो पहले महिलाओं से बात करें, बुजुर्गों के लिए कोई कानून बनना है तो फिर बुजुर्गों से बात करें। यानी कि इस देश में संसद का कोई काम नहीं है, सबसे पूछ के कानून बनाए जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? लोकसभा का पूरा काम है जी। आपने ये भी ध्यान होगा, आपके चैनल पर एक बार डिबेट हुई है, देश के प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी कहते थे 3 कृषि कानून किसी कीमत पर वापिस नहीं होंगे, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। 700 किसान शहीद हो गए, आपने देखा, पूरा देश जाम कर दिया और व्यापार में ठप हुए, फैक्ट्रियां बंद हुई, होटल बंद हुए, पेट्रोल पंप बंद हुए, बैंकेट हॉल बंद हुए। मेरे कितना नुकसान होने के बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं भी मैं ये कानून वापिस देता। ऐसा काम क्यों करें जब आपको पता है भी इसमें अड़चन आने वाली है, इसमें विरोध हो सकता है, तो सलाह करने में कोई दिक्कत है क्या? जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको बुला के सलाह कर ले। जिस किसान संगठन बाद में इन्होंने बुलाए हैं, फर्जी संगठन बना के, ये ऑल इंडिया संगठन है, ये अखिल भारतीय संगठन है, नकली संगठन बना के मीटिंग करके दिखाए गए। किसान मानने तो नहीं, इन्होंने जो मीटिंग बाद में करनी थी वो पहले भी कर सके थे, पहले भी इनको रोका था क्या? आप कानून लागू करके झगड़े करवा कर, धरने पर करवा के आप मीटिंग कर रहे हो। जो काम आप बाद में करने जा रहे हो पहले कर सकते हो। मेरा कहना मतलब ये, कोई कानून लाए आपसी तालमेल करके होना चाहिए। जो राय होती है, सही राय होनी चाहिए। अपनी मर्जी से लागू कर दिए या नोटबंदी से कुछ निकलिया क्या? नोटबंदी से
पैसे आ गए क्या? जीएसटी लगाकर 18 पर 28% टैक्स लगा दिया, जनता जेब में डाके डाल दिए, उसका कुछ हासिल हुआ क्या? पैसा ही हासिल हुआ, जनता तो रो रही है। आप इसे पूछो हालात क्या देश के, कितना देश पीछे चल गया। चलिए पानी पीजिए, मैं आता हूं आपके पास। अते साहब, लेकिन ये बात तो सही है जो गर्ग साहब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो खामियां थोड़ी बहुत रही है, क्योंकि अब इसी योजना को आप देख लीजिए सर, ये योजना आपने लागू करने का फैसला किया, ऐलान भी आपने कर दिया, लेकिन ऐलान के कुछ ही दिन बाद जब इसका विरोध होता है तो उसके बाद किस तरीके से तमाम तरह की नई नई फिर बातें करते हैं, फिर नए नए ऐलान आप करते हैं कि हम गृह मंत्रालय में 10% आरक्षण देंगे, फिर आप कहते हैं कि नहीं 21 साल नहीं, 21 से नहीं, इस साल के लिए हम इसको 23 साल उम्र कर देते हैं। तो बहुत सारे इसमें बदलाव भी किए गए, और यही हमने जब किसान आंदोलन हो रहा था उस दौरान हमने देखा था। तो क्या कोई भी अगर योजना लाई जा रही है या कोई भी अगर कानून बनाया जा रहा है तो क्या उस पर क्या किसी तरह की कोई व्यापक चर्चा नहीं हो रही है? क्या उसमें राय मशवरा नहीं हो रहा है? तो क्या मतलब जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं क्या? देखिए अमित जी, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो अग्निपथ योजना है ये युवाओं के लिए योजना नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये योजना है देश की सेना के लिए, पहले इस अंतर को समझना पड़ेगा। ये योजना देश की सेना के लिए है। श्रीवास्तव जी ने बहुत बेहतर बताया, जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी अमित जी, जब कारगिल का युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो परिस्थितियां हुई, हमारी सेना की जो जोश और हमारी सेना की बहादुरी से हमने युद्ध जीता जी। लेकिन रिव्यू कमेटी इसलिए बनाई गई कि रिव्यू किया जाए कि सेना के अंदर और क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे जब युद्ध हो रहा था हमारी सेना की औसत आयु 32 वर्ष है इस वक्त, और बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी सेना की आयु मात्र 26 वर्ष, 24 वर्ष और 27 वर्ष जी। तो सेना जवान कैसे हो, और जिस तरह से लड़ाइयों के ढंग बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, तो सेना टेक्नोलॉजी सेवी हो और उसके अंदर युवा जोश हो। ये सब चीजें हमारी आज की समय की मांग है सेना की, और इस मांग को देखते हुए और अलग अलग कमेटियों की सिफारिश को देखते हुए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी इसके ऊपर चर्चा की थी। अगर इस चीजों को आप देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि सेना के लिए ये योजना क्यों आई है। देखिए हो क्या रहा है कि जब आप सेना के रोजगार के साथ आप राष्ट्र सेवा को जोड़ देते हो तो वो कंफ्यूजन पैदा होता है। यह विषय रोजगार का नहीं है, ये विषय राष्ट्र सेवा का है, लेकिन रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और जो आपने बात कही कि बाद में कई घोषणाएं हुई, अगर हम जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना की घोषणा की थी, और अगर उस वक्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम ध्यान से सुने तो हमें समझ में आएगा कि बाद में घोषणाएं कोई अचानक नहीं हुई थी या कोई वो परिवर्तन अचानक नहीं आया था। राजनाथ सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा था, अभी इस योजना के बारे में और घोषणाएं अलग अलग समय पे आएंगी। आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए एक बार। उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, बाकायदा गृह मंत्री ने तब ये घोषणा की थी कि गृह मंत्रालय इन अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता देगा, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो असम राइफल्स है, जो भी हमारे अर्धसैनिक बल है। उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसकी तरफ से घोषणा हुई। उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल कौशल विकास, उसकी तरफ से घोषणा हुई। और उसके बाद फिर अलग अलग प्रदेशों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम प्राथमिकता देंगे अग्निवीरों को। उत्तर प्रदेश में ये सब जो है योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। अगर आप राजनाथ सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले और उसके बाद जो डिफेंस वालों ने, जनरल दीपक पुरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप उसको सुने, तब हमें स्पष्ट होगा कि ये अचानक नहीं हुआ, ये सब योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। और जब कोई योजना बनती है, मैं एक सवाल कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहता हूं। हमारे देश का संविधान 1950 में लागू हुआ, अब तक उस संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, मतलब अमेंडमेंट हो चुकी हैं। जब आप कोई योजना लाते हो तो स्वाभाविक है समय के साथ साथ उसमें बदलाव भी होते हैं, उसमें परिवर्तन आते हैं। लेकिन केवल आप इस बात पे आलोचना करना शुरू कर दो कि साहब देखिए आपने तो युवाओं के साथ धोखा कर दिया, आपने योजना को पढ़ा नहीं,
योजना को समझा नहीं, योजना के लाभ और हानि के ऊपर आपने कोई स्टडी नहीं की, केवल एक झूठ फैलाना शुरू कर दो। लेकिन जब युवाओं ने आपके झूठ को समझ लिया, युवाओं ने आपका साथ देना बंद कर दिया, तो आप बैठ गए एक तंबू लगा के, साहब हम तो देखिए सत्याग्रह करेंगे। करनाल में सत्याग्रह कर रहे थे, 250 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हुए आपसे, और आप यहाँ पे हम फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कभी नरूला जी के ऊपर, कभी अमित जी के ऊपर। अरे भाई ये आपका दोष है। हमने वो दंगे करवाने हैं क्या? हमने झगड़े करवाने हैं क्या? राष्ट्र विरोध हमने सत्याग्रह रखा था। अपने जी शांति में आई है, आपको इग्नोर कर रही है। आप एक बात डॉक्टर साहब मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर साहब आ रहा हूँ मैं आपको। अरे सर आ रहा हूँ मैं आपके पास। ठीक है अत्रे साहब समय की मेरे पास बहुत कमी है। संजीव जी आखिरी कमेंट आपका। संजीव जी आखिरी कमेंट आपका। मैं चाहूंगा इस अग्निपथ स्कीम को लेकर। पत्रकार पे निकालते हो। हाँ ठीक है भाई, आप 1975 को ये देश भूला नहीं है। एक मिनट अत्रे साहब, इमरजेंसी लगाई। अत्रे साहब आखिरी कमेंट मुझे आपसे भी लेना है, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते रहे तो वो समय काटना पड़ जाएगा मुझे, मेरे पास है ही नहीं समय। एक मिनट मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं पूरा मौका दूंगा। संजीव जी आखिरी कमेंट आपका। जी देखिए, मुझे लगता है कि अत्रे जी ने बहुत ही बेहतर बातें कही, और मुझे लगता है कि अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको भी इसी तरीके से, सकारात्मक तरीके से इस पूरे योजना पर विचार करना होगा, और इसके ऊपर राजनीति न करते हुए भारत के राष्ट्र के हित में जो है, भारत की सेना के हित में जो है, और युवाओं के जो हित में है, उसके संदर्भ में विचार करना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से फिर से इस बात को कहूंगा कि ये जो पूरी योजना है ये भारत की सेना के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, और जाहिर है कि ये पूरे राष्ट्र के लिए है, और इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को सकारात्मक रूप से ही विचार करना होगा। बिल्कुल। प्रदीप जी आखिरी कमेंट आपका, 10 सेकंड आपके पास। जी की बात से सहमत हूं कि आपको योजना के कुछ पहलुओं पर आपत्ति हो सकती है, कुछ पहलू ऐसे लग सकते हैं कि शायद वो युवाओं के भविष्य के लिए कर रहे हैं, आप उन पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर पूरी योजना का विरोध करना वो ठीक नहीं है। मैं समझ गया, ठीक है जी। गंग साहब कंक्लूड करिए, लेकिन ज्यादा समय नहीं है, 10 सेकंड में आपको। देखिए शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ, किसान के साथ, आम जनता के साथ खड़ी है। उनकी जो भी समस्या होगी समय समय पे कांग्रेस पार्टी और ये सर अधिकार भी है आपका, आगे आप अगर विपक्ष में हैं, ये अधिकार भी है आपका, बिल्कुल सही बात है। ठीक है अत्रे साहब आखिरी कमेंट है, 10 सेकंड। उसी लग रहे हैं ये जो सरकार जो है अपने स्वार्थ की राजनीति होगा सर, 10 सेकंड हो गया साहब, 10 सेकंड हो गया आपके। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि कांग्रेस देश के साथ खड़ी हो जाए। जैसे ही कांग्रेस देश के साथ खड़ी होगी तो ऑटोमेटिक नहीं, लेकिन अत्रे साहब इस पर मुझे आपत्ति है, अगर कांग्रेस पार्टी किसी योजना का विरोध कर रही है वो देश का विरोध है, ये तो गलत बात है भाई। अगर किसी योजना का विरोध किया जा रहा है और उसमें आप ये कह दें कि भाई ये तो देश का विरोध हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ठीक है। जनता पार्टी विरोध कर दो तो वो देश द्रोही होगा, चलिए राज्य द्रोही होगा, ये सारा देश। मेरे पास समय की कमी है। गंग साहब आपका, अत्रे साहब आपका, संजीव जी आपका और प्रदीप जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी की ओर से किया तो जा रहा है, लेकिन ये सत्याग्रह किस बात का कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि जो युवा गलतफहमी का शिकार थे उन युवाओं को ये योजना धीरे धीरे समझ आ रही है, और यही वजह है कि बढ़ चढ़कर अब युवा इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 57,000 से ज्यादा युवा अब तक इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। खासतौर पर वायुसेना की जो प्रक्रिया है भर्ती की वो शुरू हो चुकी है, युवा और उसमें भी भाग ले रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरह की से सत्याग्रह का शुरू किया जाना ये किस ओर इशारा करता है? क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करनी है? हालांकि ये फैसला करने का अधिकार जनता को है, जनता तय करेगी कि कौन इस पर राजनीति कर रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी युवाओं की आड़ में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर। मेरे